Good morning, all of you. I'm कमलेश शर्मा एंड इंग्लिश ट्रेनर और हमने शुरू किया था बेसिक इंग्लिश ग्रामर और बेसिक इंग्लिश ग्रामर में ये अगली कड़ी यानी इस वीडियो में हमने लिया है यूज़ ऑफ हैव जो दिखने में एक छोटी सी वर्ब है, छोटा सा एक वर्ड है, छोटी सी एक वर्ब है, लेकिन इसकी जब यूसेज की बात करते हैं, जब इसके प्रयोग की बात करते हैं स्ट्रक्चर बेस पर, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होती हैं। कैसे होती हैं ज़रा हम इसे देखते हैं। हैव अपने आप में ये भी बी वर्ब की तरह प्राइमरी वर्ब है। कौन सी वर्ब है? प्राइमरी वर्ब है। पहली बात, बी वर्ब की तरह ये भी अपने आप में क्या है? प्राइमरी वर्ब है। और जब ये प्राइमरी वर्ब है तो इसके दो फॉर्म्स हैं एंड इसके भी बी वर्ब की तरह टू फॉर्म्स हैं। पहला इसका प्रेजेंट फॉर्म है, दूसरा इसका पास्ट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, इस प्रकार से इसके टू फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट फॉर्म की हम बात करें तो प्रेजेंट फॉर्म इसमें टू फॉर्म्स हैं इसके, हैज और दूसरा है हैव। एक तो है इसका हैज फॉर्म और दूसरा इसका हैव फॉर्म। पास्ट फॉर्म की बात करें तो इसमें केवल एक फॉर्म आता है और वह है हैड। क्या है? हैड। अब जब हम इनके प्रयोग की बात कर रहे हैं, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एंड आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो हमने पहले से बी वर्ब की वीडियो में हमने देखा था। फिर से हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ही, सी, इट और किसी का नेम। प्लूरल सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे और एक से अधिक नेम। साथ ही याद रखें, हैव का प्रयोग आई के साथ में होता है, आई के साथ में हैव का प्रयोग होता है। यहाँ ये बात नहीं आ रही है कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, लेकिन इसका रूल है कि आई का प्रयोग हैव के साथ, यानी आई हैव हमेशा अपने साथ लेती है। अब बात आती है हैड की, तो हैड क्या आता है? विद ऑल सब्जेक्ट। इसका प्रयोग विद ऑल सब्जेक्ट से, यानी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो विद ऑल सब्जेक्ट्स, विद ऑल सब्जेक्ट्स यानी सभी सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। बी वर्ब की तरह इसका भी प्रयोग, बी वर्ब की तरह इसका भी प्रयोग दो प्रकार से होता है। जब यूसेज की बात आती है तो इसका प्रयोग, जब यूसेज की बात आती है तो इसका प्रयोग दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। जब दो प्रकार से इसका प्रयोग होता है तो वो दो प्रकार कौन से हैं? तो दो प्रकार इसके हैं। पहला प्रकार में इसमें लेते हैं मेन या फिर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। किसके रूप में? प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में। पहला इसका प्रयोग है मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग। किसका? हैव का। और हैव में क्या है? हैज और हैव और हैड, तीन वर्ब इसमें आती हैं। और इसका पहला प्रयोग बता रहे हैं मेन या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। जब दूसरे यानी सेकंड वर्ब फॉर्म के यानी सेकंड वर्ब प्रयोग की बात करते हैं तो यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम वन बाय वन करके इसको पढ़ेंगे, मेन वर्ब के रूप में और फिर पढ़ेंगे इसमें प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। तो मेन वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, वन बाय वन करके हम देखते हैं। देखें, पहले प्रयोग की हम बात करें मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में जब इसके प्रयोग की बात आती है, कौन से प्रयोग की बात आती है? मेन वर्ब के रूप में जब इसके प्रयोग की बात आती है तो इसका प्रयोग, तो इसका जो प्रयोग हम करते हैं, इसका प्रयोग चार शब्दों का सेंस देता है, मतलब चार प्रकार का सेंस देता है। और वो चार प्रकार क्या हैं? या तो पजेस का बताएगा, या तो पजेस को बताएगा, या टेक को बताएगा, या फिर एक्सपीरियंस को बताएगा, और या फिर रिसीव को बताएगा। रिसीव का सेंस देता है, रिसीव का
सेंस देगा। हमने जाना कि मेन वर्ब के रूप में जब हैव प्राइमरी वर्ब का जब हम प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारे पास हैज, हैव और हैड 3 वर्ब हैं, इनका जब प्रयोग करते हैं प्राइमरी मेन वर्ब के रूप में, तो इसका प्रयोग या तो पजेस फॉर्म को बताएगा, यानी किसी चीज़ का अपने पास होने का अधिकार का बारे में बताएगा, किसी चीज़ को लेने के बारे में बताएगा, या किसी अनुभव होने के बारे में बताएगा, या फिर साथ ही किसी चीज़ को प्राप्त करने के बारे में बताएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम देखते हैं, यदि हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस में बात करें, इसके किसमें बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी बात करें तो देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। सब्जेक्ट होगा प्लस या तो हैज होगी, या फिर है वर्ब होगा, या फिर कौन सी वर्ब होगी, हैड होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। मैं कहूँ कि मेरे पास एक पेन है, मैं कहूँ कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, और उसके अंग्रेजी में बना रहा हूँ कि आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन। आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर क्या आ गया, वह मेन वर्ब है, और ए पेन इसका ऑब्जेक्ट है जो यहाँ दिया हुआ है। ये कौन से सिस्टम को बता रहा है, ये पजेस को बता रहा है। किसको बता रहा है, पजेस को बता रहा है। यहाँ पर किसको बता रहा है, पजेस को बता रहा है। यदि मैं कहता हूँ आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM, यदि मैं कहूँ कि आई हैड ब्रेकफास्ट एट 7:30, मतलब हुआ सुबह के, यानी कि मैंने सुबह 7:30 बजे नाश्ता कर लिया। अगर मैं कहता हूँ आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30, तो मतलब हो जाएगा कि मैं सुबह 7:30 बजे नाश्ता करता हूँ। यहाँ पर हेड का प्रयोग किया है, तो सुबह 7:30 बजे मैंने नाश्ता कर लिया। तो यहाँ पर किसका बता रहा है, यहाँ पर टेक को बता रहा है, ये मतलब लेने के सेंस को बता रहा है। यहाँ पर या के पास होने के सेंस को बताता है, यहाँ पर ये लेने के सेंस को बता रहा है। किसके सेंस को बता रहा है, लेने के सेंस को बता रहा है। ये कहें कि सी, और सेंटेंस लेते हैं, सी हैज़ ए हेडेक, शी हैज़ ए हेडेक, मतलब क्या हुआ कि उसके सिर दर्द हैं, यानी उसका सिर दर्द करता है। इसका सिर दर्द है मतलब उसको सिर में दर्द है। तो सिर में दर्द होने का वो क्या कर रही हैं, एक्सपीरियंस कर रही हैं। क्या कर रही हैं, एक्सपीरियंस कर रही हैं। या मैं ये कहूँ कि शी हैड ए हेडेक, शी हैड ए हेडेक, तो मतलब क्या होगा, मतलब ये हो जाएगा कि उसके सिर दर्द था, उसके सिर दर्द था। तो मतलब क्या हो जाएगा कि उसके सिर दर्द था। यहां पर क्या हो रहा है, दोनों सेंटेंस में क्या है, एक्सपीरियंस हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है। यदि मैं कहूं कि आई हैड ए पार्सल फ्रॉम दिल्ली, आई हैड ए पार्सल, आई हैड ए पार्सल फ्रॉम दिल्ली, कहने का मतलब क्या हुआ कि दिल्ली से मेरे पास एक पार्सल है। तो दिल्ली से मेरे पास एक पार्सल है, कहने मतलब कोई पार्सल है जो दिल्ली से भेजा गया है और उसको मैंने रिसीव किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या मीनिंग दे रहा है, यहाँ पर या किस सेंस में इसका प्रयोग हुआ है, यहाँ रिसीव के सेंस में प्रयोग हुआ है, RECEIVE, रिसीव के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हमने जानने की कोशिश की है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड या फिर साथ में ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये 4 प्रकार का सेंस देती हैं। कितने प्रकार का सेंस देती हैं, 4 प्रकार का सेंस देती हैं। या तो पजेस का सेंस देगी, या फिर टेक का सेंस देगी, या फिर एक्सपीरियंस का देगी, या फिर रिसीव का सेंस देगी। सेंटेंस सिंपल होते हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हैव कैसे आ गया, यहाँ पर हैड क्या आ गया, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ इतना ज़्यादा हमें सिरदर्दी लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि नेगेटिव के रूप में इनको देखें, किन के रूप में, नेगेटिव के रूप में देखें, नंबर 2 पर अगर हम देखें इसको नेगेटिव के रूप में, नेगेटिव सेंटेंस में यदि हम इनका प्रयोग देखते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग क्या कहता है, यानी
सेंटेंस में ऐसा हो कि मेरे पास पेन नहीं है तो नकारात्मक हो गया। मोहन के पास ऐसा नहीं है, मुझे सिर दर्द नहीं है, मैंने पार्सल प्राप्त नहीं किया, या उसे ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में मैंने नाश्ता नहीं किया, तो वो क्या है? नोट का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? नोट का प्रयोग है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसके लिए आपके पास होगा सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर में क्या होगा आपके पास? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड। नेगेटिव होते ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डू डज डिड, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और या फिर सभी सब्जेक्टों के साथ में। डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्टों के साथ में और ये सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से है। प्लस नॉट और प्लस हैव। हैव यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ में, सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, इसका प्रयोग सभी सब्जेक्ट्स के साथ प्रयोग किया जाता है। यह याद रखें, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी हैव का प्रयोग होगा नेगेटिव में, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी हैव का प्रयोग होगा। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यदि हम सेंटेंस बनाते हैं और मैं ये कहता हूं कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा कि आई डोंट, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया आई डोंट हैव अ कार। मैंने क्या लिख दिया? आई डोंट हैव ए कार, कि मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव ए कार, कि मेरे पास कार नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया? डोंट, डू और नॉट, और फिर हैव लिखा। या इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर हम देखें कि बुलबुल के पास पुस्तक नहीं है। इसकी अंग्रेजी हम बनाएं कि बुलबुल डज नॉट हैव अ बुक, यानी बुलबुल के पास पुस्तक नहीं है। तो बुलबुल डज नॉट हैव ए बुक। तो ध्यान दें, यहाँ पर हैव आया है और यहाँ पर हैव आया है, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है? आई है। यहाँ सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। तो आई का तो हमें पता है कि आई के साथ में तो हमेशा हैव आता है, लेकिन बुलबुल यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर के हिसाब से क्या आ गया? डज आ गया, लेकिन यहाँ पर हैव का हैव ही आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लर्नर्स क्या करते हैं कि बुलबुल को देखकर यहाँ पर हेज कर देते हैं, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, अच्छे में गलती है। तो ध्यान रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, नेगेटिव सेंटेंस आते ही, नॉट का प्रयोग होते ही ये हैव सभी सब्जेक्ट्स के साथ में प्रयोग किया जाएगा। और सेंटेंस लेते हैं हम, माला के पास, किसके पास? माला के पास 4 गायें नहीं हैं। माला के पास 4 गायें नहीं हैं, और अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे उसकी? माला डज नॉट हैव फॉर काउज की बात कर रहे हैं। तो माला के पास 4 गायें नहीं हैं। इस प्रकार से नेगेटिव में इसका प्रयोग हो रहा है। हमारे पास, यानी मुझे सिरदर्द नहीं है। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, मुझे सिरदर्द नहीं है, तो मैं कैसे कहूँगा? आई डू नॉट या आई डोंट हैव अ हेडेक। आई डोंट हैव अ हेडेक, मुझे सिरदर्द नहीं है, मुझे सिरदर्द नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। किसमें? नेगेटिव सेंटेंस के रूप में नोट का प्रयोग करते हुए कि ऐसा नहीं है। मैं कहूँ कि हमने रात्रि भोजन नहीं किया, तो कैसे बनाएंगे? वी नहीं किया, तो वी डिड नॉट हैव सफर। हमने रात्रि भोजन नहीं किया, तो वी डिड नॉट हैव सफर। हमने रात्रि भोजन नहीं किया, तो किया या किया था दोनों एक ही बात होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया इसका? इंट्रोगेटिव सेंस में, सॉरी, यहाँ पर क्या हो गया इसका? नेगेटिव नोट के प्रयोग, नोट के साथ में इसका प्रयोग हमने जाना। अब इसमें नेक्स्ट हम लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। कौन से सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो ज़रा देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करने के सिस्टम क्या है? क्या है जब हैड सब्जेक्ट से पहले बाहर आएगा, या फिर डू डज डिड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग होगी वो बाहर आएगी। जरा देखें हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, डू ऑब्लिक डज
ऑब्लिक डिड। मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट से बाद में नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हमने आवश्यकता अनुसार प्रयोग की थी, उनमें से कोई भी जो प्रयोग हो रही है वाक्य में वो बाहर आ जाएगी। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब होगी हैव, और हैव के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में आपको पता है कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना होगा। अब ये कहता है कि क्या आपके पास अनेक नौकर हैं? क्या आपके पास अनेक नौकर हैं? तो क्या बनाएंगे? डू यू हैव मैनी, अनेक के लिए मैनी का प्रयोग है, और सर्वेंट्स, डू यू हैव मैनी सर्वेंट्स। क्या आपके पास कई नौकर हैं? क्या, अगला वाक्य हम देखते हैं, क्या बुलबुल के पास धन है? धन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मनी। तो डज बुलबुल, क्या बनाएंगे इसके अंग्रेजी? डज बुलबुल। अब ध्यान दे, डज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिया है। अंग्रेजी इसकी क्या से शुरू होती है? यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, तो ध्यान रखें कि सब्जेक्ट जब किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, तो उसमें पहला जो अक्षर है, फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? कैपिटल लिखा। तो डज बुलबुल, हम बात कर रहे थे कि क्या बुलबुल के पास धन है, तो डज बुलबुल हैव, क्या कर देंगे यहाँ पर? डज बुलबुल हैव मनी। डज बुलबुल हैव मनी, क्या बुलबुल के पास धन है? ऊपर वाले सेंटेंस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया था, ध्यान दिया। तो डज बुलबुल हैव मनी, क्या बुलबुल के पास मनी है? क्या आपके पास 4 कारें हैं? तो डू यू हैव 4 कार्स, डू यू हैव 4 कार्स। इसी प्रकार क्या राधा के पास एक पुस्तक थी? क्या राधा के पास एक पुस्तक थी? तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिड राधा हैव अ बुक। कैसे बना देंगे इसको? डिड राधा हैव अ बुक। तो इस प्रकार से हमने प्राइमरी वर्ब जिसको हम कहते हैं हैव वर्ब, और हैव वर्ब के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं और किस प्रकार से इसका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, यह हमने इसमें जाना। और अब हम इसमें नेक्स्ट लेते हैं कि इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। इसके रूप में इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं वो हम इसको देखते हैं। सेकंड नंबर पे हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कैसे होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कैसे होता है? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसके प्रयोग की जब हम बात करते हैं तो ये किसी दूसरी वर्ब के साथ में प्रयोग होकर उसके अर्थ को सुनिश्चितता प्रदान करती है। और जब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग होती है। कौन सी में होती है? परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है जब इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, जैसे मैं कहूँ परफेक्ट टेंस की बात करें, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मतलब कि मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो यहाँ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो परफेक्ट टेंस को बताती हैं, और हमने पहले से चर्चा की है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब इसका प्रयोग होता है तो ये परफेक्ट टेंस में होगा या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका प्रयोग होगा। अब ये परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या तो प्रेजेंट का होगा या फिर पास्ट का होगा या फिर फ्यूचर का होगा। तीनों में से कोई भी टेंस हो सकता है। यदि मैं कहूँ कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मतलब हुआ कि मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा, तो मतलब क्या हुआ कि ये इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हुआ है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि प्राइमरी वर्ब जिसको हम हैव वर्ब के रूप में पढ़े हैं, इसका प्रयोग, इसके फॉर्म्स मेन वर्ब के रूप में कैसे होते हैं,
नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कैसे होते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कैसा होता है, ये हमने जाना। और नेक्स्ट वीडियो में हम और छोटे से छोटे जो ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे करके एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें और साथ ही इसे लाइक और शेयर करें। वीडियो यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में आपको तुरंत सूचना हो सके।